नमस्कार दोस्तों, मैं अक्षय श्रीवास्तव आप सभी का आपके और अपने YouTube चैनल क्रेजी जी के ट्रिक पर स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, यहां पर हम रोज़ाना डेली करंट अफेयर जो है वो आपके लिए लेकर आते हैं। आज एक खास दिन है क्योंकि हमारे चैनल पर 1000 डेली करंट अफेयर्स वीडियो जो है वो पूरे हो चुके हैं। ये सफ़र जो है आप सभी के सपोर्ट और सहयोग के बिना संभव नहीं हो पाता। जब हमने डेली करंट अफेयर का इनिशिएटिव लिया था तब हमने सोचा भी नहीं था कि हम 1000 डेली करंट अफेयर के वीडियो कंप्लीट करेंगे, लेकिन आपके रिस्पांस और सपोर्ट ने इस मुकाम तक हमको पहुंचाया है। आपकी इसी सपोर्ट की वजह से आज हम 1000 से भी ज़्यादा डेली करंट अफेयर के वीडियो बना चुके हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स का रिस्पांस देखने को मिलता है, उनके कमेंट देखने को मिलते हैं कि क्रेजी जी के ट्रिक के डेली करंट अफेयर की सीरीज़ एक ऐसी सीरीज़ है जहां से वनडे एग्ज़ाम, सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम या फिर और भी कोई गवर्नमेंट एग्ज़ाम में हमको अधिकतर क्वेश्चन जो है वो देखने को मिलते हैं। ये सुनकर हमको बहुत ही गर्व महसूस होता है, प्राउड फील होता है और अधिक मेहनत करने के लिए हमको प्रेरणा भी मिलती है। फ्रेंड्स, आप सभी का भरोसा, आप सभी का ट्रस्ट जो है यही हमारी ताकत है, हमारी पावर है। इसी से प्रेरणा हमको मिलती है और हम आपको बेहतर और बेहतर करंट अफेयर जो है वो प्रोवाइड करते रहते हैं। हमारा कंप्लीटली तरीके से फोकस होता है कंटेंट पर। हम आपको अच्छा कंटेंट देंगे, एग्ज़ाम में आपसे क्वेश्चंस बनेंगे, यही हमारा फाइनल सेटिस्फेक्शन होता है। तो आप सभी को फ्रेंड्स बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। ऐसा ही सपोर्ट, ऐसा ही प्यार बनाए रखिए और डेली करंट अफेयर के साथ साथ चैनल के ऊपर और भी जो वीडियो अपलोड होते हैं उन सभी को आप इसी तरीके से प्यार देते रहिए। हम आपके लिए और भी मेहनत जो है वो करते रहेंगे। तो एक छोटा सा प्यारा सा मैसेज आप सभी के लिए था। चलिए फ्रेंड्स, अब बढ़ते हैं हमारे डेली करंट अफेयर की तरफ। पंकज सर आपकी क्लास लेते हैं, डेली करंट अफेयर की क्लास की तरफ चलते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं पंकज वैष्णव एक बार फिर से आप सभी का क्रेजी जी के ट्रिक के डेली करंट अफेयर की सीरीज में स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप सभी को पता है, आज का हमारा डेली करंट अफेयर का जो सेशन है वो 1000वां सेशन है। ऑलमोस्ट 3 साल से हमारा और आपका सफर इसी तरीके से जारी है। काफी स्टूडेंट इस सफर में क्रेजी जी के ट्रिक के साथ जुड़े और सेंट्रल और स्टेट में किसी ना किसी एग्जाम को फाइट करके उन्होंने अपनी पोस्ट को हासिल किया है। काफी स्टूडेंट के हमारे पास लगातार मैसेज आते हैं, कोई एक्साइज इंस्पेक्टर है, कोई जीएसटी इंस्पेक्टर है, कोई इनकम टैक्स में कोई ऑफिसर है और वो लगातार मैसेज करते हैं कि सर आपके डेली करंट अफेयर और क्रेजी जी के ट्रिक के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर जो भी कंटेंट दिया जाता है उसकी ऑथेंटिसिटी के कारण आज हम अपने मुकाम को हासिल कर पाए हैं। और जेन्युइन अगर मैं आपको बताऊं तो यहां पर मेरा खड़े होने का और क्रेजी जी के ट्रिक की पूरी टीम के खड़े होने का जो हमें मोटिवेशन मिलता है वो आप ही की सक्सेस से मिलता है। बहुत प्राउड फील होता है जब भी कोई स्टूडेंट कहता है कि सर मैं उस पोस्ट को होल्ड कर रहा हूं या फिर वहां पर मेरा सिलेक्शन हुआ और मैं आपसे पढ़ा हूं। जब हम बाहर कहीं जाते हैं तो कोई भी स्टूडेंट जो कि किसी अधिकारी की पोस्ट पर है, पूरे इंडिया में किसी भी पोस्ट पर है, अगर वो पहचान लेता है तो झुककर जब पैर छूता है तो वो जो प्राउड फीलिंग आती है वो देखिए ना तो पैसे से खरीदी जा सकती है और न ही उसको शब्दों में बयां किया जा सकता है। तो इसी तरीके से आप सभी क्रेजी जी के ट्रिक को प्यार देते रहिए, क्रेजी जी के ट्रिक के साथ जुड़े रहिए। यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपको जो भी कंटेंट दिया जाता है वो बहुत ही ऑथेंटिक कंटेंट होता है, बहुत ही मेहनत लगती है पूरी टीम की। तो इसी तरीके से आप हमें प्यार देते रहें और हमें मोटिवेट करते रहें। इसी तरीके से मैं आगे भी लगातार आपके साथ बना हुआ हूं। पूरी क्रेजी जी के ट्रिक की टीम आपके साथ इसी तरीके से लगी हुई है। तो आप सभी को भी शुभकामनाएं। एक्चुअल में जो शुभकामनाओं के हकदार हैं वो आप लोग हैं, क्योंकि आप हैं तो यहां पर क्रेजी जी के ट्रिक है और जितने भी फैकल्टी होते हैं पैन इंडिया किसी भी चैनल पे हो, कहीं भी हो, वो इसलिए हैं क्योंकि उनके साथ स्टूडेंट है। तो इसी तरीके से आप जुड़े रहिए। देखिए, एक कमेंट मैंने आपको बोला था कि मैं एक कमेंट डिस्कस करूंगा, जो भी आप बताइएगा, जैसी भी आपकी एक्सपीरियंस रहा, जो भी आपकी जर्नी रही, तो मैं किसी एक का कमेंट यहां पर डिस्कस करूंगा। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग कमेंट मुझे लगा स्वाति अवस्थी का। इन्होंने कहा है कि आई एम स्वाति अवस्थी फ्रॉम लखीमपुर खीरी यूपी। देखिए सर, हम और हमारा पूरा ग्रुप पूरे 2 साल से आपका करंट अफेयर डेली फॉलो कर रहे हैं। 8 लोग थे हमारे ग्रुप में, जिनमें से 5 का सिलेक्शन हो चुका है किसी ना किसी एग्जाम में, और उसके बाद भी हम न्यूज़पेपर से ज्यादा आपके डेली करंट अफेयर को प्रीफर करते हैं। और जब भी कोई पूछता है कि डेली करंट अफेयर कहां से पढ़ा जाए तो एक ही जवाब मैं देती हूं या हमारे द्वारा दिया जाता है कि पंकज सर। मतलब क्रेजी जी के ट्रिक पर डेली करंट अफेयर से 8 लोगों के ग्रुप में 5 का सिलेक्शन हुआ है। तो इसी तरीके से मैं आपको बार बार, इन्होंने थैंक यू भी किया है, थैंक यू सो मच सर।
तो देखिए थैंक यू के हकदार आप हैं एक्चुअल में, क्योंकि आप लगातार जुड़े रहे, आपने कंटेंट को नोटिस किया, आपने प्रॉपर नोट्स बनाए। उसके बाद देखिए हम गाइडेंस दे सकते हैं, असली मेहनत आप सभी की है आपकी सक्सेस के पीछे। ओके, तो इसी तरीके से जितने भी स्टूडेंट हैं उनसे मेरी यही प्रार्थना है कि आप लगातार अपने लक्ष्य पर फोकस करिए। एट द एंड आपको आपका लक्ष्य मिल ही जाएगा। ओके, देखिए मैंने आपसे वादा किया था कि एक सरप्राइज दूंगा मैं आप सभी को। तो क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर 3 दिन आपके लिए काफी नॉमिनल चार्जेस में सारे कंटेंट अवेलेबल है। लेकिन उसके अलावा ओलंपिक 2024 जो पेरिस ओलंपिक हुआ है उसकी ई बुक और अगस्त मंथ का जो हमारा एमसीक्यू करंट अफेयर है वो आप सभी को 24 आवर के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। ओके, रूट एप्लीकेशन और क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर लीजिए। वहां पर आपको फ्री पीडीएफ का सेक्शन दिखेगा। वहां पर 24 घंटे के लिए पेरिस ओलंपिक की ई बुक और अगस्त मंथ के करंट अफेयर का जो एमसीक्यू हमारा सेशन था उसकी आपको पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, वहां से आप कलेक्ट कर सकते हैं। ओके, अब बिना देर किए हम चलेंगे हमारे करंट अफेयर पर। काफी बातें कर ली हमने। 11 सितंबर के करंट अफेयर को यहां पर हम डिटेल में समझेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, सेमीकॉन इंडिया 2024 सम्मेलन की थीम क्या है? अब देखिए रोज क्रेजी जीके ट्रिक के टी शर्ट में मैं आपको पढ़ाता हूं। आज मैंने शर्ट पहना है तो आप तारीफ कर सकते हैं। मैं सुन लूंगा तारीफ, कमेंट में तारीफ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, सेमीकॉन इंडिया 2024 सम्मेलन की थीम की यहां पर बात की जा रही है। तो शेपिंग द सेमीकंडक्टर फ्यूचर 2024 में सेमीकॉन इंडिया 2024 सम्मेलन की या समिट की थीम है। आंसर हो जाएगा यहां पर आंसर सी, शेपिंग द सेमीकंडक्टर फ्यूचर। थीम है सेमीकॉन इंडिया 2024 समिट की। अब आपके दिमाग में पहला क्वेश्चन आना चाहिए कि भाई समिट किससे रिलेटेड है, आयोजन कहां किया जाएगा? तो देखिए समिट की बात करें तो भारत के पीएम नरेंद्र मोदी ने, ठीक है, नरेंद्र मोदी 11 सितंबर को आज उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा स्थित इंडियन एक्सपो मार्ट में सेमीकॉन इंडिया 2024 का इनॉग्रेशन करने वाले हैं। तो आयोजन कहां होगा? आयोजन होगा ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश। ठीक है, सेमीकॉन इंडिया 2024 का आयोजन आज इनॉग्रेशन होगा और 11 से लेकर 13 सितंबर तक यह आयोजित किया जाएगा। ठीक है, थीम की बात करें तो शेपिंग द सेमीकंडक्टर फ्यूचर 2024 में सेमीकॉन इंडिया की थीम है, इस सम्मेलन की थीम है। सम्मेलन में पूरे वर्ल्ड के ग्लोबल लीडर यहां पर पार्टिसिपेट करने वाले हैं और इसके अलावा सेमीकंडक्टर इंडस्ट्रीज के जो स्पेशलिस्ट हैं पूरे वर्ल्ड के, वो भी यहां पर पार्टिसिपेट करेंगे। सम्मेलन का उद्देश्य क्या है? तो देखिए सम्मेलन के दौरान सेमीकंडक्टर क्षेत्र में स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए, सप्लाई चेन मैनेजमेंट को पावरफुल करने के लिए, सस्टेनेबिलिटी के लिए और वर्क फोर्स डेवलपमेंट के अलग अलग मुद्दों पर यहां पर चर्चा की जाने वाली है। ऑल ओवर देखें तो सेमीकंडक्टर सेक्टर के लिए एक इकोसिस्टम तैयार करना मुख्य उद्देश्य है सेमीकॉन इंडिया 2024 समिट का। आयोजन कहां पर? तो आयोजन किया जा रहा है कहां पर? उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन पर आएंगे। इंटरेस्टिंग सेकंड क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा देश अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन में पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल होने वाला 101वां देश बना है? तो अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन काफी बार मैं आपको इसके बारे में बता चुका हूं। इंटरनेशनल सोलर अलायंस, सदस्य देशों के मध्य में रिन्यूएबल एनर्जी को प्रमोट करना, बढ़ावा देना और स्पेशली जो सोलर एनर्जी होती है उसके विकास के उद्देश्य से 2015 में भारत और फ्रांस ने मिलकर इंटरनेशनल सोलर अलायंस की स्थापना की थी। 119 से ज्यादा देश इसका जो फ्रेमवर्क है ना उस पर अपनी सहमति दे चुके हैं, लेकिन सदस्यता अभी तक 101 देशों ने हासिल की है। 101वां देश बना है नेपाल। आंसर है इंटरनेशनल सोलर अलायंस का 101वां देश कौन बना? यहां पर क्वेश्चन हमारा यही है, तो यह है हमारे पास नेपाल। ठीक है, देखिए नेपाली दूतावास के प्रभारी अधिकारी हैं डॉक्टर सुरेंद्र थापा। इन्होंने भारत के विदेश मंत्रालय के जो संयुक्त सचिव है अभिषेक सिंह,
इनके साथ मिलकर जो दस्तावेज हैं उनका आदान प्रदान किया है, ऑफिशियली डॉक्यूमेंट्स का, कि भैया हमको सदस्यता चाहिए। तो 101वां देश बना है इंटरनेशनल सोलर अलायंस का। कौन? तो ये है नेपाल। याद रहेगा। एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट कि इसी साल जून 2024 में पराग्वे गणराज्य, रिपब्लिक ऑफ पराग्वे, इंटरनेशनल सोलर अलायंस का 100वां सदस्य देश बना था। 100वां सदस्य देश पराग्वे, और अब 101वां सदस्य देश कौन? नेपाल। ठीक है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस उद्देश्य में आपको बता चुका हूं। स्थापना 2015 में पेरिस में की गई थी, जब COP21 का आयोजन किया जा रहा था। ठीक है। हेडक्वार्टर इंटरनेशनल सोलर अलायंस का इंडिया के गुरुग्राम में स्थित है। सोलर एनर्जी को प्रमोट करना इसका मुख्य उद्देश्य है। 100वां देश कौन सदस्य? पराग्वे। और 101वां देश कौन बना? नेपाल। चर्चा में रही प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना कब शुरू की गई? तो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की बात करें, इसे शुरू किया गया था सितंबर 2020 में। अभी सुर्खियों में क्यों है भाई? तो 4 साल पूरे हुए हैं। 10 सितंबर 2020 को यह शुरू हुई थी, और अब 10 सितंबर को इस योजना के 4 साल पूरे हो गए। ठीक है। देखिए, 10 सितंबर 2020 को प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की शुरुआत की गई थी। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना को सभी स्टेट और यूनियन टेरिटरी में 5 साल की अवधि के लिए लागू किया गया था। फाइनेंशियल ईयर 2020-21 से लेकर 2024-25 तक। एक्चुअल में देखिए, यहां पर इसका उद्देश्य देखें ना हम, तो जो ब्लू इकोनॉमी है उसको बढ़ावा देना। भाई, ब्लू इकोनॉमी समझते हैं? जो समुद्र से चलती है, समुद्र में जो सी फूड है उनको प्रमोट करना, उनमें उनके प्रोडक्शन में उनकी मतलब बेचे खरीदे तो इकोनॉमी जनरेट हो रही है ना, तो वो हो जाएगी ब्लू इकोनॉमी। तो इन शॉर्ट, ब्लू इकोनॉमी को बढ़ावा देना प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का मुख्य उद्देश्य था। 2024-25 तक के फाइनेंशियल ईयर के लिए 5 साल के लिए लागू है। अभी इसके 4 साल कंप्लीट हुए हैं 10 सितंबर को। ठीक है। जो फिशिंग करने वाले, फिश की कृषि करने वाले जो किसान हैं, उनको सोशली और इकोनॉमिकली मजबूत करना, यह भी एक उद्देश्य है पर्टिकुलर इस योजना का। देखिए, इस योजना में फिश प्रोडक्शन की बात करें तो 2018-19 में भारत का जो फिश प्रोडक्शन था वो ऑलमोस्ट 14.25 मिलियन मीट्रिक टन था, जो कि 2024-25 के फाइनेंशियल ईयर तक कितना लाने का लक्ष्य रखा गया? तो 22 मिलियन मीट्रिक टन तक करना लक्ष्य रखा गया था प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत। इसके अलावा जो एक्वाकल्चर प्रोडक्टिविटी है 2.3 टन पर हेक्टेयर 18-19 का फाइनेंशियल ईयर था, वहां पर इतनी प्रोडक्टिविटी थी। एक्वाकल्चर प्रोडक्टिविटी की बात करें, जो कि अब बढ़कर 3.3 टन पर हेक्टेयर हो गई है, इसमें भी बढ़ोतरी हुई है। डोमेस्टिक कंजम्पशन बढ़ा है सी फूड का, जैसे देखो 5 किलोग्राम पर पर्सन से 12 किलोग्राम पर पर्सन हो गया है सी फूड का कंजम्पशन। एक्सपोर्ट इनकम की बात करें तो 2018-19 में यह ऑलमोस्ट 46,590 करोड़ थी, जो कि 2024-25 तक बढ़ाकर 1 लाख करोड़ करने का लक्ष्य रखा गया था। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। ठीक है। 4 साल कंप्लीट हो गए हैं 10 सितंबर 2024 को। आगे आएंगे। भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र के पहले स्थापना दिवस समारोह का आयोजन किया गया। भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है? तो भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र, सीधा सा उद्देश्य अगर हम इन सिंगल लाइन में बात करें तो क्या होगा? साइबर अपराध को खत्म करना इसका मुख्य उद्देश्य होगा समन्वय केंद्र का। ठीक है। ये किस मंत्रालय के अधीन काम करता है? तो ये होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत कार्य करता है। आंसर बी। देखिए, 10 सितंबर को भारत के जो होम मिनिस्टर है अमित शाह, उन्होंने इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर के फर्स्ट फाउंडेशन डे समारोह को संबोधित किया है।
समारोह के दौरान 4 प्रमुख साइबर प्लेटफॉर्म का शुभारंभ किया गया। 4 साइबर प्लेटफॉर्म बनाए गए। कौन कौन से? साइबर फ्रॉड मिटिगेशन सेंटर, इसकी स्थापना न्यू दिल्ली स्थित इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर में की गई है और इसका काम फाइनेंशियल क्राइम्स के जल्द निपटान के लिए किया गया है। पहला तो यह हो गया। सेकेंड, साइबर कमांडो। यह कार्यक्रम ट्रेंड साइबर कमांडो की एक स्पेशल टीम को तैयार करेगा जो कि स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी की साइबर सिक्योरिटी में मदद करेगी। 2, इसके अलावा समन्वय प्लेटफॉर्म, इसको लॉन्च किया गया है। यह वेब बेस्ड प्लेटफॉर्म है जो कि साइबर क्राइम के डेटा कलेक्शन, शेयरिंग, क्राइम मैपिंग एंड एनालिसिस के लिए है। इससे सभी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज आसानी से समन्वय कर पाएगी। साइबर क्राइम को रोकने के लिए जितनी भी एजेंसी है उनके लिए एक कोऑर्डिनेशन के लिए एक प्लेटफॉर्म बनाया गया है जिसको नाम दिया गया समन्वय प्लेटफॉर्म। और इसके अलावा सस्पेक्ट रजिस्ट्री, जितने भी सस्पेक्ट है उनकी पहचान करना, उनकी इंफॉर्मेशन को एक प्लेटफॉर्म पर फीड करना ताकि भैया रिस्क को कम किया जा सके। तो ये ऑल ओवर उद्देश्य है इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर का। ठीक है, देखिए इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर की बात करें तो इसकी स्थापना 5 अक्टूबर 2018 को की गई थी होम मिनिस्ट्री के साइबर एंड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी डिवीजन के तहत। ओके, ऑब्जेक्टिव सेम, साइबर क्राइम से संबंधित सभी मुद्दों का समाधान करना इसका मुख्य उद्देश्य है। आगे, केंद्र सरकार ने 6 अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल नियुक्त किए। सॉलिसिटर जो जनरल है उनका कार्यकाल कितना होता है? तो देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने हाल ही में 6 अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल नियुक्त किए जिनका कार्यकाल देखने जाएं तो 3 साल का होता है। आंसर डी। देखिए इसके लिए आपको अटॉर्नी जनरल भी समझना पड़ेगा, सॉलिसिटर जनरल भी समझना पड़ेगा और अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल को भी समझना पड़ेगा, तब आपको पूरी चेन समझ में आएगी। पहले तो हम ये देखें कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने कितने सॉलिसिटर, जो एडिशनल सॉलिसिटर जनरल है उनकी नियुक्ति की। तो 6, कितने? 6। नाम पढ़ने की जरूरत तो नहीं है क्योंकि नाम नहीं पूछे जाएंगे, क्वेश्चन हमारा थोड़ा सा अलग है। तो एडवोकेट है, सारे के सारे वकील है, तो आपको यह तो समझना चाहिए कि सॉलिसिटर जनरल वकील होते हैं। देखिए एक होता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, आपको पता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 76 महान न्यायवादी की बात करता है। भारत सरकार का वकील होता है। भारत सरकार का कोई भी मुकदमा है, कोई भी भारत सरकार के ऊपर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो भाई भारत सरकार के तरफ से किसी भी कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट, किसी भी हाई कोर्ट में, वो अटॉर्नी जनरल जाता है, महान न्यायवादी भारत सरकार का पक्ष रखता है सॉरी, भारत सरकार का वकील है। डन। अटॉर्नी जनरल को एक मिनट पानी पी लेना चाहिए। अटॉर्नी जनरल को सहायता और सलाह देने के लिए एक उसके नीचे एक बंदा अपॉइंट करते हैं, वो होता है सॉलिसिटर जनरल। ठीक है, और सॉलिसिटर जनरल को सलाह देने के लिए एडिशनल सॉलिसिटर जनरल नियुक्त किए जाते हैं। ये कितने भी हो सकते हैं। तो अभी 6 एडिशनल सॉलिसिटर जनरल की नियुक्ति केंद्र सरकार के द्वारा की गई है। पॉज करके नाम पढ़ लेना, नाम नहीं पढ़ रहा हूं सारे, ठीक है, क्योंकि ये पूछे नहीं जाते हमसे। अटॉर्नी जनरल पूछा जा सकता है और सॉलिसिटर जनरल पूछा जा सकता है, पर एडिशनल सॉलिसिटर जनरल नहीं पूछे जाते। पर आपको इनका कार्यकाल याद रखना चाहिए कि ये 3 साल का है। ठीक है, देखिए अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, उनके नीचे सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। डन। देखिए अभी अगर हम अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की बात करें तो ये आर वेंकट रमनी है। ठीक है, आर वेंकट रमनी वर्तमान में महान न्यायवादी के पद पर है। भारत के प्रेसिडेंट, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 76 अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की बात करता है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की नियुक्ति भारत के प्रेसिडेंट के द्वारा की जाती है। भारत सरकार के चीफ लीगल एडवाइजर होते हैं ये। इनके अंडर में, ये तो समझ में आ गया, आर वेंकट रमनी है वर्तमान में अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। इनके अंडर में होते हैं सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, वर्तमान में तुषार मेहता है करंट। और फिर इनके अंडर में इनको सलाह देने के लिए
एडिशनल सॉलिसिटर जनरल रहते हैं। ठीक है, 3 साल का इनका कार्यकाल है। अभी 6 अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल की नियुक्ति केंद्र सरकार के द्वारा की गई। अब आप कमेंट में बता देना कि वर्तमान में जो महान न्यायवादी है आर वेंकट रमनी, वो कौन से नंबर के महान न्यायवादी है। ठीक है, चलिए 54वीं जीएसटी परिषद की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? तो भाई जीएसटी काउंसिल की अध्यक्षता फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा की जाती है। तो आंसर हो जाएगा आंसर ए, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर। इन्होंने 54वीं जीएसटी परिषद की अध्यक्षता की है हाल ही में। ठीक है, देखिए फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमन, आप सभी को पता है। 54वीं जीएसटी काउंसिल की हाल ही में बैठक की गई थी जिसमें कुछ चीजों पर डिसीजन लिया गया। आपको पता है जीएसटी काउंसिल की बैठक क्यों होती है? राज्य और केंद्र के मध्य में टैक्स को लेकर, जीएसटी को लेकर जो समस्याएं हैं, मतलब समन्वय स्थापित करना, यह मुख्य उद्देश्य होता है जीएसटी काउंसिल का। कौन सी बैठक है समझना, 54वीं। ठीक है, कुछ चीजों पर यहां पर विचार किया गया, जैसे इंश्योरेंस पर 18% जीएसटी रेट की समीक्षा करने के लिए एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर के गठन की घोषणा की गई है, जो कि अक्टूबर के अंत तक रिपोर्ट सबमिट करेगी जीएसटी काउंसिल को कि इंश्योरेंस पर 18% जीएसटी लेना चाहिए कि नहीं। ठीक है, तो समीक्षा होगी। कैंसर की दवाओं पर जीएसटी रेट जो 12% था, अब उसको घटाकर 5% कर दिया गया, घटा दिया गया। इसके अलावा सॉल्टी एंड सम टेस्टी फूड पर जीएसटी जो लिया जाता था 18%, उसको घटाकर किया गया 12%। हेलीकॉप्टर से तीर्थ यात्रा पर जीएसटी जो 18% था, उसको घटाकर किया गया 5%। लेकिन कार सीट्स पर टैक्स को इंक्रीज किया गया है 28% जीएसटी। ठीक है, इंटरनली डेटा नहीं पूछा जाएगा। 54वीं जीएसटी काउंसिल की बैठक हुई है, ये याद रखो। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा आर्टिकल जीएसटी काउंसिल की बात करता है? तो आर्टिकल 279A यह बात करता है जीएसटी काउंसिल के गठन की, उनके वर्क की और उनकी जो पावर्स या अथॉरिटी है उनकी। मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस मिनिस्टर, वित्त मंत्री, इसके अध्यक्ष होते हैं जीएसटी काउंसिल के। तो अध्यक्षता भी यही करेंगे, ऑब्वियस सी बात है ना। गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जीएसटी के बारे में आप जानते होंगे, ना सुना ही होगा, तभी सुन रहे हैं इसका नाम। तो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जीएसटी के नाम से जाना जाता है, एक इनडायरेक्ट टैक्स है। 1 जुलाई 2017 को 101वें संविधान संशोधन के माध्यम से जीएसटी को देश में लागू किया गया था। सबसे पहली बार वर्ल्ड में जीएसटी 1954 में फ्रांस में लागू किया गया था। भारत में तो अभी आया है 2017 में। निम्नलिखित में से कौन केंद्रीय मंत्रिमंडल का सदस्य, निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय मंत्रिमंडल का सदस्य टाइम्स मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल इन एआई 2024 लिस्ट में शामिल है? तो टाइम्स मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल इन एआई 2024 की लिस्ट में शामिल होने वाला कैबिनेट मिनिस्टर, सेंट्रल कैबिनेट मिनिस्टर की बात करें तो ये अश्विनी वैष्णव है। ओके, कौन है? अश्विनी वैष्णव। ठीक है, ओके। देखिए, न्यूयॉर्क यूएसए की एक पत्रिका है टाइम्स इंडिया, सुना होगा। तो इसने एक सूची निकाली है एआई 2024 में टॉप 100 सबसे इन्फ्लुएंशियल पीपल की लिस्ट है ये, एआई के क्षेत्र में जिन्होंने काम किया। ठीक है, एआई के विकास में योगदान दिया हो। तो इसमें केवल एक यूनियन मिनिस्टर शामिल है, अश्विनी वैष्णव, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ये होल्ड करते हैं। एक एक्टर शामिल है अनिल कपूर और सुंदर पिचाई, है ना, गूगल के वर्तमान में सीईओ हैं, ये भी शामिल है। तो ये तीनों इंडियन हैं जो कि टाइम्स की इस सूची में शामिल है। ठीक है, सूची का नाम क्या है? तो टाइम्स मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल इन एआई 2024 टॉप 100। इसमें जो इंडियन शामिल है, यूनियन मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव, अनिल कपूर और सुंदर पिचाई। ठीक है, ये तीनों। टाइम्स की बात करें, सेकेंड एडिशन है टाइम्स 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल इन एआई 2024। दूसरा एडिशन है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को यह रैंक देता है।
अब टाइम मैगजीन की बात करें तो अमेरिका की एक पत्रिका है, समाचार पत्र है। 1923 में इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क यूएसए में देखने को मिलता है और सीईओ पूछा नहीं जाता, फिर भी जेसिका सिबले इसके वर्तमान में सीईओ है। ओके, चर्चा में रहा केवलादेव नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है। केवलादेव नेशनल पार्क की बात करें तो यह देखने को मिलेगा भारत के राजस्थान में। आंसर सी, कहां पर? राजस्थान। केवलादेव नेशनल पार्क, राजस्थान का केवलादेव नेशनल पार्क अभी सुर्खियों में क्यों है? तो यहां पर देखिए टिल कार्बन अध्ययन किया गया है, पहला, पूरे इंडिया का पहला टिल कार्बन अध्ययन किया गया। अब आप बोलोगे सर ये क्या है? तो देखिए टिल कार्बन को समझो कि अध्ययन क्या है। देखिए मरीन एंड कोस्टल इकोसिस्टम, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड को कैसे ऑब्जर्व कर सकते हैं और क्लाइमेट चेंज को कम करने में कैसे मदद कर सकते हैं। यहां पर जो दलदली भूमि है केवलादेव नेशनल पार्क की, यहां पर टिल कार्बन अध्ययन किया गया है कि भैया जो कोस्टल एरिया है, मेरीटाइन एरिया है, इकोसिस्टम है, वो कार्बन डाइऑक्साइड को कैसे खत्म कर सकता है, कैसे ऑब्जर्व करके उसको कम कर सकता है और क्लाइमेट चेंज को रोकने में कैसे मदद कर सकता है। तो यह अध्ययन किया गया है केवलादेव नेशनल पार्क में। कहां पर? राजस्थान। भारत के राजस्थान में भरतपुर में स्थित एक बर्ड सेंचुरी है। 1982 में इसको नेशनल पार्क घोषित किया गया था और 1985 में इसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज की साइट में भी शामिल किया जा चुका है। केवलादेव या केलवादेव नेशनल पार्क, ठीक है। यहां पर अगर आप देखेंगे तो पर्टिकुलर राजस्थान के इस एरिया में आपको देखने को मिलेगा, पूर्वी राजस्थान में। अब्देल मजीद तेब्बोने किस देश के राष्ट्रपति चुने गए? अब्देल मजीद तेब्बोने की बात करें तो यह अल्जीरिया, जो कि एक अफ्रीकी देश है, इसके हाल ही में प्रेसिडेंट के रूप में इलेक्ट हुए हैं। तो अल्जीरिया के प्रेसिडेंट बने हैं अब्देल मजीद तेब्बोने, ठीक है। दूसरी बार अल्जीरिया के ये प्रेसिडेंट बने। पहली बार 2019 में तेब्बोने को अल्जीरिया में प्रेसिडेंट के रूप में चुना गया था और अब दूसरी बार इनका 4 साल के कार्यकाल के लिए 2024 में इनकी नियुक्ति की गई है, ठीक है। अल्जीरिया के प्रेसिडेंट हैं अब्देल मजीद तेब्बोने, ठीक है। अल्जीरिया की बात करें, नॉर्थ अफ्रीका का एक देश है, आप अफ्रीका याद रख लो, काम हो जाएगा। अफ्रीका की बात करते हैं, अल्जीरिया की बात करते हैं, अफ्रीकी महाद्वीप का देश है, क्षेत्रफल के हिसाब से अफ्रीका का सबसे बड़ा देश है अल्जीरिया, क्षेत्रफल के हिसाब से। ऑयल एंड गैस के लिए काफी फेमस है और अल्जीरिया इसकी कैपिटल है और अल्जीरियन दिनार यहां की ऑफिशियल करेंसी है। लास्ट क्वेश्चन देखें, इंटर कॉन्टिनेंटल कप फुटबॉल टूर्नामेंट का चौथा संस्करण किस देश ने जीता है? इंटर कॉन्टिनेंटल कप फुटबॉल टूर्नामेंट का चौथा संस्करण जीता है सीरिया ने। किसने? सीरिया। आंसर सी। अब यहां पर इंटरेस्टिंग पता है क्या है कि इंटर कॉन्टिनेंटल कप फुटबॉल टूर्नामेंट में सीरिया ने इंडिया को हराया है भाई, और इंडिया को हराकर चौथा सीजन इसने अपने नाम कर लिया, ठीक है। इंटर कॉन्टिनेंटल कप मेंस फुटबॉल चैंपियनशिप है, सीरिया ने इंडिया को 3-0 से हराकर यह कप जीता है। तो आंसर हो जाएगा फुटबॉल टूर्नामेंट है सीरिया। विनर रहा सीरिया और रनर अप रहा इंडिया। देखिए 3 टीमों ने यहां पर पार्टिसिपेट किया था, इंडिया, सीरिया और मॉरिशस। सीरिया विनर, इंडिया रनर अप। ओके, आयोजन इंडिया में ही हुआ है, तेलंगाना में स्पेशली। तो विनर रहा सीरिया और इंडिया रहा रनर अप। वैसे 4 टीमें पार्टिसिपेट करती है, लेकिन भैया इस बार 3 टीमों ने ही पार्टिसिपेट किया था। 2018 में इस फुटबॉल टूर्नामेंट की शुरुआत की गई थी, है ना। ठीक है, तो विनर कौन हो जाता है? सीरिया, रनर अप इंडिया। यहां पर 11 सितंबर के सभी करंट अफेयर को हमने डिटेल में समझा, एक एक फैक्ट की हमने बात की। अब लास्ट डे का रिवीजन देख लेते हैं करंट अफेयर का एमसीक्यूज फॉर्म में। पेरिस पैरालंपिक 2024 में भारत के पदकों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो 29 मेडल हमने जीते हैं भाई, 7 गोल्ड, 9 सिल्वर और 13 ब्रॉन्ज, है ना। ओके, भारत के नए वित्त सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तुहिन
कांत पांडे। आंसर डी। यूएस ओपन 2024 का मेंस और विमेन सिंगल का खिताब किसने जीता? जेनिक सिनर और आरेना सबालेका। जेनिक सिनर इटली और आरेना सबालेका बेलारूस। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2024 के अनुसार भारत के किस शहर को राष्ट्रीय स्वच्छ वायु शहर का पुरस्कार दिया गया? तो ये कौन है भाई? सूरत। नुआखाई उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है भारत के ओडिशा राज्य में, नुआखाई उत्सव। ठीक है। 2025 में क्वाड शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया जाएगा? 2025 में इंडिया में किया जाएगा। एशियाई ओलंपिक परिषद के अध्यक्ष बनने वाले पहले भारतीय कौन? तो राजा रणधीर सिंह। किस देश के क्रिकेट खिलाड़ी मोइन अली ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लिया? तो कहां के खिलाड़ी है भैया? ऑलराउंडर इंग्लैंड के। रक्षा मंत्रालय ने सुखोई 30 MKI विमान के लिए 240 एरो इंजन खरीदने के लिए किस संस्था के साथ 26,000 करोड़ रुपए का समझौता किया? तो यह समझौता हुआ है HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड के साथ। हाल ही में किस दक्षिण अमेरिकी देश ने जंगल की आग के कारण नेशनल इमरजेंसी घोषित की? तो यह है बोलीविया, दक्षिण अमेरिकी देश। ओके, तो ये सारे करंट अफेयर लास्ट सेशन में हमने डिटेल में समझे थे। एक एक फैक्ट को यहां पर हमने फिर से समझने की कोशिश की, और डेली करंट अफेयर में तो हमने सारे फैक्ट को डिस्कस किया ही है। अब लास्ट सेशन का आंसर ले लेते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे का। कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट का मुख्यालय कहां है? स्विट्जरलैंड के लुसाने में। 70वें नेशनल फिल्म अवार्ड 2024 में बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया है ऋषभ शेट्टी, कांतारा मूवी के। पेंटोंग टॉर्न शिनावात्रा 31वीं प्रधानमंत्री बनी है थाईलैंड की। कहां की? थाईलैंड। थाईलैंड की दूसरी महिला प्रधानमंत्री और 31वीं प्रधानमंत्री पेंटोंग टॉर्न शिनावात्रा। आंसर मिल गए। आज के सेशन में 2 क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपको, और एक मैंने आपसे मिड वीडियो में आई थिंक पूछा होगा, तो उसका आंसर कर दीजिएगा। पॉल कागामे ने किस देश के प्रेसिडेंट के रूप में शपथ ग्रहण की? पहला क्वेश्चन। और पद्मश्री से सम्मानित गोदावरी दत्त का निधन हो गया, इन्हें किस कला के लिए जाना जाता था? ये 2 क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। सेशन कैसा लगा ये भी बताइए। पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट डे के करंट अफेयर में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।